हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। व्हाट इज वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस? तो इसे वेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज रेफर टू एज ए वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। मतलब इसमें वेरिएबल वन और मोर वेरिएबल्स, जो हमारी इनपुट डोमेन है ना, इनपुट, उसमें वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी हो सकता है। एंड वूज रेंज सेट इज मल्टी डिमेंशन और इनफाइनाइट डिमेंशन वेक्टर। ये है सारा। पहले तो मैं बताता हूं, पहले एग्जाम्पल आप ले लो। इन ज्योमेट्रिकल में ही आप ले लो आर ऑफ टी एज ए वेक्टर है, एक्स टी, वाई टी, जेड टी। इट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन मल्टी डिमेंशनल। मतलब मल्टी मीन्स मोर देन वन, 1 2 3। हियर इज ए 3 टप्पल। इसे बोलते हैं टप्पल। इसे टप्पल भी बोल देते हैं, 3 वेक्टर बोल दो। ठीक है, तो इसकी और रिप्रेजेंटेशन इसे ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप, जेड टी के कैप। ओके, तो इसका आप जैसे अगर मीनिंग ज्योमेट्रिकली मैं कह रहा हूं, ये ले लो आप, cos t, sin t and t. What it represent? It represent helix. What it represent in space? Because I take 3 x y z. ठीक है, तो it represent x y z. So it represent helix. ऐसे हेलिक्स, जिसका मतलब विद अब जब हम टी टेक आप टी ले लो आप टाइम, कि सपोज हमारा कोई पार्टिकल है, वो टाइम के रिस्पेक्ट वो स्पेस में मूव कर रहा है। सो इनिशियल उसकी पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, तो आप ये निकाल सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया। फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इनपुट वन वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है वेक्टर के लिए। मल्टी, मोर देन वन। अगर यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ही होता तो इट इज ए स्केलर फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बट ये क्या है, मोर देन वन। मोर देन वन, अगर रेंज सेट में मोर देन वन है तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फंक्शंस, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल आप ये ले लो, टी ऑफ आर ऑफ, सपोज ये ले लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो क्या आ जाएगा, सपोज ये था एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड वाई एंड जेड एक्स। मैंने कोई इस टाइप का फंक्शन ले लिया। इसमें कितने इनपुट वेरिएबल कितने हैं, मोर देन वन। मतलब कितने हैं इसमें, 2 वेरिएबल्स। तो ये सेकंड एग्जांपल होगी। थर्ड एग्जांपल के लिए आप ये ले लो, सपोज कोई फंक्शन मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स। उसमें ये बोल रहे हैं ना, ये जो लाइन इनफाइनाइट डिमेंशन वेक्टर मींस इसमें कौन सा फंक्शन है, पहले f1 फंक्शन है सम, उसके बाद f2 फंक्शन है, उसके बाद f3 फंक्शन है। ऐसे ही कितने फंक्शन है अप टू इनफाइनाइट। एग्जैक्टली 3 डॉट का मीनिंग किया है अप टू इनफाइनाइट। इस टाइप के इनफाइनाइट फंक्शन पढ़े हैं। तो ये f को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए वेक्टर फंक्शंस whose dimension is infinite. ओके, ये आपको, ये जो 3 एग्जाम्पल है, ये आपको इसे समझ, इस डेफिनेशन को क्लियर कराने के लिए थी। नाउ यू ऑल क्लियर व्हाट इज वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। इनपुट, दिस इज द इनपुट मोर देन वन वेरिएबल। बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टी डिमेंशनल रेंज। इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज मस्ट बी मल्टी डिमेंशंस। बिकॉज अगर वन हुई तो वो तो स्केलर फंक्शन हो गया, मोर देन वन तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं इसकी एग्जांपल्स। अब आप ये ले लो इसके ऑपरेशंस। सपोज कोई वेक्टर R1 है, अनदर वेक्टर R2 है। अब उसमें अगर
जो ऑपरेशंस आप स्केलर फंक्शन में लगते हैं इसमें भी वैसे ही लगते हैं। सपोज अगर आप लिमिट ले रहे हो, लिमिट टी अप्रोच टू टी जीरो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। लिमिट टी अप्रोच टू टी जीरो आर ऑफ टी प्लस लिमिट टी अप्रोच टू टी जीरो आर ऑफ R1 ऑफ टी R2 ऑफ टी, मतलब सम R1 फंक्शन सम R2 फंक्शंस। ओके, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सपोज अगर दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस है, आपने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसकी लिमिट लूं टी अप्रोच टू टी जीरो, तो क्या आंसर आएगा? डिफरेंट आ जाएगा। आई कैन टेक एज टी अप्रोच टू टी वन लिमिट टी अप्रोच टू टी जीरो R2 ऑफ टी टू। ठीक है, ये सारा कुछ बताना हूं मैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे आप स्केलर फंक्शन में ऐसे ही वेक्टर है, तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद है इसकी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो वेक्टर फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी आप कैसे करोगे? पहले तो सपोज कोई फंक्शन f ऑफ t वेक्टर फंक्शंस है, इसको ना वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मोस्टली क्या करते हैं कई बुक्स वाले, यहाँ पर वेक्टर डाल देते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हमने f ऑफ t हमारा स्केलर भी हो सकता था, अगर ऊपर वेक्टर पड़ा है इट मीन्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी अगर आप लिमिट लोगे, तो सपोज आप कह रहे हो कि वेक्टर फंक्शन हमारा f ऑफ t है, ये कॉन्टिन्यूस है एट t इक्वल टू टी नॉट सम टी जीरो। तो फर्स्टली f ऑफ t डिफाइंड एट t इक्वल टू टी जीरो, उसके बाद कॉन्टिन्यूस के लिए उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये फर्स्ट। सेकंड वो जो आप करते थे कि f ऑफ t आउटपुट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल गिवन t माइनस टी नॉट लेस देन डेल्टा। ये है क्या? ये बताता है कि जो इनपुट के नेबरहुड में मतलब जंप तो नहीं आ रहा, ये फ्लक्चुएशन बता रहा है कि हम अगर इनपुट को थोड़ा वेरी करें तो हमारी जो आउटपुट है उसका जो डिफरेंस है आउटपुट का नेबरहुड वो हमारे कंट्रोल में है। मतलब ये इससे आपको पता चल जाएगा अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड हो रही तो इट मीन्स उसमें जंप होगा, फ्लक्चुएशन होगा। जैसे आप देखते थे फंक्शन में, अब साइन ऑफ 1/x है, अगर मैं इसकी लिमिट लूं x अप्रोच टू जीरो पर, तो आपको पता है पहले तो यही नहीं डिफाइंड, फंक्शन ही डिफाइंड एट जीरो पर। उसके बाद सपोज अगर फंक्शन डिफाइंड था, मैंने अलग से लिख दिया कि t जीरो पर जीरो ले लो आप, ठीक है, मैंने डिफाइंड कर दिया, बट इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। रीजन बीइंग क्योंकि ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही, जंप आ रहा है ना इसके नेबरहुड में, आपको पता ही है ऐसे स्मॉल नेबरहुड, स्मॉल इनपुट नेबरहुड में हमारा फ्लक्चुएशन कर रहा है फंक्शंस। ठीक है, तो मैं ये मतलब बता रहा हूँ कि सेम कंडीशन है, जो स्केलर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी थी वैसे ही वेक्टर फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी है। उसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, हमें वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, मैंने r डैश t निकालना है। सपोज मैंने r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल आप कैसे करते थे, t प्लस डेल्टा t माइनस r ऑफ t वेक्टर दिस इज ए वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो सेम है, सेम एज मतलब ये हमारा ऐसे निकालते थे हम स्केलर फंक्शंस का डेरिवेटिव, सेम करना है हमने वेक्टर फंक्शंस के लिए। तो ठीक है, और इसके कुछ रिजल्ट हैं कि आपको पता ही है, सपोज f1 फंक्शन f2 फंक्शन ऑफ t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, f1 डैश t f2 डैश t, डैश का मीनिंग समझ रहे हो ना, इसका f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। तो मतलब वेक्टर्स में वेक्टर्स की इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, a टू b f वेक्टर ऑफ t dt। तो आप जैसे करते थे, जैसे मेरा वो फंक्शन था हेलिक्स फंक्शन, हेलिक्स की इक्वेशन ये थी ना, cos t i कैप
साइन टी जे कैप प्लस उसके बाद मेरा था टी के कैप। तो आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मतलब आपका हो क्या रहा है, आपका रिजल्ट सिर्फ वेक्टर में आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वी आल्सो गेट वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वी आल्सो गेट अनदर वेक्टर। तो मतलब बस सिंपल है, जैसे हम स्केलर फंक्शंस के लिए रिजल्ट लगाते थे कॉन्टिन्यूटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ऐसे ही हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बस सफिशिएंट है। वेक्टर वैल्यूड एंड स्पेस कर्व में इतनी सी बात थी।